जब टाटा ने JLR को खरीदा तो उसे 1,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इससे टाटा मोटर्स को 2,500 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ। तब उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ रुपए रह गई थी। टाटा के इस फैसले को पूरी दुनिया ने गलत बताया था कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर। लेकिन रतन टाटा ने यह साबित किया कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता। दरअसल इसके तार एक बहुत पहले के घाव से जुड़े हुए थे। देश के निम्न वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदने का सपना पूरा करने वाले टाटा ने सन 1998 में पहली बार पैसेंजर कार सेगमेंट में टाटा इंडिका को बाजार में उतारा था। 1999 में टाटा को इंडिका कार लाए हुए 1 साल होने वाला था। 1998 में ये कार लॉन्च हुई थी। ये हैचबैक कार थी। हालांकि इसके लॉन्च के 1 साल में ही ये फ्लॉप हो गई, जिसके बाद टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उन्हें यहां तक सलाह दे दी कि उन्हें पैसेंजर कार के बिजनेस को बंद कर देना चाहिए। वह खुद भी इस बात से सहमत हो गए और टाटा ने इसे बेचने का पूरा मन बना लिया था। मार्केट में ये बात गर्म थी कि टाटा अपनी कार वेंचर बेचना चाहते हैं। जब ये बात फोर्ड को पता चली तो फोर्ड ने कार खरीदने का मन बना लिया। बात आगे बढ़ी और फोर्ड ने टाटा के सामने अपना प्रस्ताव रखा। बैठकों का दौर शुरू हुआ। पहली बैठक मुंबई में हुई और दूसरी अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर डेट्रॉयट में। इसके लिए अपने कुछ कर्मचारियों के साथ रतन टाटा डेट्रॉयट में फोर्ड के हेडक्वार्टर पहुंच गए। इस डील के लिए रतन टाटा और फोर्ड के अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे की बैठक हुई, लेकिन टाटा को फोर्ड के अधिकारियों का व्यवहार पसंद नहीं आया। उस बैठक में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने टाटा से कहा, आपने पैसेंजर कार से जुड़े व्यवसाय की शुरुआत ही क्यों की जब आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं? यदि हम आपसे इस व्यवसाय को खरीदते हैं तो हम आप पर एहसान करेंगे। बिल फोर्ड के इस व्यवहार के बाद रतन टाटा ने वापस आने का फैसला किया। वह इस अपमान के बाद बड़े तनाव में थे। फ्लाइट में पूरे 9 घंटे वो बहुत उदास रहे। शुरुआती विफलताओं के बाद टाटा पैसेंजर ने बहुत अच्छा और उम्मीद से बेहतर काम किया। ऐसे समय में फोर्ड का बिजनेस बहुत प्रभावित हुआ। उस घटना के 9 साल बाद वो मौका आया जब सन 2008 में फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी कार सेक्टर में उसकी हालत खराब थी। तब टाटा ग्रुप ने फोर्ड के सबसे बड़े ब्रांड्स में से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का फैसला किया। इसके लिए बिल फोर्ड अपनी टीम के साथ टाटा के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस पहुंचे। अंत में इस डील को 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर में फाइनल किया गया। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप हमारे इस लग्जरी सेगमेंट को खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह 9 साल पहले लगे उस घाव को बिना किसी जवाब के भर दिया गया। आज जैगुआर लैंड रोवर टाटा ग्रुप की संपत्ति है और मुनाफे के साथ बिजनेस कर रही है। JLR खरीदने के कुछ ही समय बाद टाटा उसे मुनाफे में ले आए। आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 1.79 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2014 में टाटा मोटर्स ने 2.33 लाख करोड़ रुपए कमाए। इस कमाई में JLR का हिस्सा 1.90 लाख करोड़ रुपए था। JLR से टाटा को 17,000 करोड़ का मुनाफा हुआ और जिन लोगों ने उनके JLR को खरीदने के निर्णय को गलत बताया था, उन्हें भी उन्होंने गलत साबित कर दिया। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। हमें हमेशा सीखते और सुनते रहना चाहिए। मैंने अपनी कंपनी में इसे एक मुद्दा बना दिया। हम छोटे कदम उठाना बंद करें और ग्लोबल सोच को विकसित करें, और ये वास्तव में मददगार प्रतीत हो रही है। लोगों की सेवा करने के लिए बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से ऊपर जाने की जरूरत है। मैं चाहता हूं मेरे पीछे नैतिकता और मूल्यों से युक्त अनुकरणीय तरीके से संचालित कंपनियों का एक सेट और उनकी एक स्थायी इकाई रहे। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं ज्यादा बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, जो उत्पाद हम देते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ, और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। इसके लिए आपको हर जगह सुनते रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। किसी के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वर्ष 2012 में रतन टाटा ने चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह साइरस मिस्त्री को दे दी थी।
पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने साइरस मिस्त्री को कोई सलाह दी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आप JRD टाटा अपने रोल मॉडल जैसा बनना चाहेंगे, उनके जैसा काम करना चाहेंगे? तो मैंने उत्तर दिया था, नहीं, मैं अपने मूल्यों और अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करूंगा। मैं साइरस मिस्त्री से भी यही चाहता हूं कि वो रतन टाटा बनने की कोशिश ना करें। अपने मूल्यों और अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी पहचान बनाएं और कंपनी को नए शिखर तक लेकर जाएं। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे काम किए कि जिनसे उनके नाम को हमेशा सराहा गया। हर उद्योगपति उनके जैसा होना चाहता है, उनके जैसा बनना चाहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफल व्यक्तियों के मार्ग पर चलकर हम सफल बन सकते हैं, लेकिन रतन टाटा इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। हर व्यक्ति की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण और प्रतिभाएं होती हैं। अगर हम उन प्रतिभाओं को किसी और के जैसा बनने में लगाएंगे तो हम अपनी प्रतिभा को कभी निखार नहीं पाएंगे और अपने मौलिक गुणों को खो देंगे। इसीलिए हमें अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर उनका भरपूर उपयोग करना चाहिए। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने अपनी प्रतिभा पर काम किया और अपनी विशेषता के बल पर अपनी पहचान बनाई है। वो जीवन में अलग लक्ष्य स्थापित करने में कामयाब हुए हैं। राजनेता, उद्योगपति, समाजसेवी, साहित्यकार, खिलाड़ी, अभिनेता, हर अभिनेता एक ही डायलॉग को अलग अलग तरीके से बोलता है और उसके बोलने के तरीके से उसकी अलग पहचान बनती है। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, शाहरुख खान या आमिर खान, सबकी अपनी पहचान है। सभी अभिनेता अपने करियर में शिखर पर रहे हैं। जब हम मौलिक गुणों के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम हमेशा कुछ नया और विशेष करते हैं। वही विशेषता हमारी पहचान बनती है और हमारी कामयाबी के रास्ते खोलती है। हम कह सकते हैं कि रतन टाटा ने अगर JRD टाटा बनने की कोशिश की होती तो शायद वो इतने कामयाब ना हो पाते। उन्होंने खुद कहा था, मैं उनके बाद आया जिनके जूते बहुत बड़े थे। श्री JRD टाटा भारतीय बिजनेस समुदाय में लेजेंड थे। वे 50 सालों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। ये शब्द बताते हैं कि कभी उन्होंने JRD टाटा को फॉलो नहीं किया और सदा उन्हें अपना आदर्श माना, लेकिन उनकी तरह काम करने की कोशिश नहीं की, न ही उनका स्थान प्राप्त करने की। जिन परिस्थितियों में JRD टाटा ने अपनी पहचान बनाई, वे अलग परिस्थितियां, अलग चुनौतियां, विश्व की आवश्यकताएं अलग थीं, तो निर्माण के रास्ते भी अलग थे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति की समस्या के निदान का रास्ता अलग होता है। जरूरी नहीं होता कि सबके रास्ते एक जैसे हों। किसी महान व्यक्ति ने उस रास्ते पर चलकर अपना लक्ष्य पाया हो तो आप भी उसी रास्ते पर चलकर अपना लक्ष्य पा सकें, ये जरूरी नहीं। इसीलिए प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए और अपने ढंग से सोचना चाहिए। अगर रतन टाटा की बात करें तो उन्होंने अपने कार्यकाल में टाटा समूह को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये उनकी सोच का ही नतीजा है। सफल व्यक्तियों की सफलताओं की अनेक कहानियां होती हैं, लेकिन हम उनकी कहानियां सुनकर खुद सफल नहीं बन सकते। उनके सुझावों पर अमल करके रास्ते को बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम उनकी तरह बनने की कोशिश करें तो वैसा नहीं हो सकता। महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महान साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर, महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजनम, महान उद्योगपति भारत रत्न JRD टाटा, मिसाइल मैन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, मेट्रोमैन E श्रीधरन, विश्वविख्यात सितार वादक पंडित रविशंकर, महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जैसे जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए, उनकी अपनी अलग मौलिक प्रतिभाएं थीं जिससे उन्होंने विश्व में अपनी पहचान बनाई। यही कारण था कि अपना कार्यभार साइरस मिस्त्री को सौंपते हुए रतन टाटा ने उनसे कहा कि तुम मेरी तरह काम मत करना, क्योंकि अगर तुम मेरे अनुसार काम करोगे तो ना तो तुम रतन टाटा बन पाओगे, ना ही तुम साइरस मिस्त्री रह पाओगे। एक विश्वविद्यालय में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और प्रोफेसर यशपाल बैठे हुए थे। वहां यशपाल जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, कलाम नहीं, कमाल के बनो। सादगी भरे साधारण रतन टाटा। अक्टूबर 2016 में रतन टाटा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में होने वाले एक समारोह में गए थे। वहां उन्हें स्कूली बच्चों को संबोधित करना था। स्कूल की तरफ से मैनेजमेंट के कुछ लोग और उनके साथ एक बच्चा भी था जो रतन टाटा को लेने के लिए स्कूल के स्टाफ के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचा था। लड़के की आंखें चमक रही थीं उस नजारे को देखने के लिए कि जब कोई बिजनेस आइकॉन किसी विमान से उतरता है तो कैसा लगता है। उसकी आंखों में हजारों सपने थे। सपनों में वो कभी खुद को वहां खड़ा पाता था। रतन टाटा उतरे, लोगों ने उनका सम्मान किया।
लड़के ने इंतजार भरी आंखों से रतन टाटा के सामने सिर झुकाया, लेकिन वो बड़ी दुविधा में था। उसने बाद में बताया कि मुझे लगा कि जब रतन जी विमान से उतरेंगे तो उनके साथ बहुत से बॉडीगार्ड होंगे, उनके सेक्रेटरीज की लंबी लाइन होगी, आगे पीछे लोगों का काफिला होगा। इतना बड़ा आदमी अकेले कैसे आ सकता है? लेकिन मैं हैरान रह गया। बहुत देर तक देखने के बाद भी उनके पीछे से कोई आता नहीं दिखाई दिया। वो बिल्कुल अकेले थे, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई सेक्रेटरीज की लाइन, ना कोई बाउंसर, ना ही उनके पास बैग्स थे। था तो बस एक छोटा सा जूट का बैग जो उन्होंने मैनेजमेंट के लोगों को पकड़ा दिया था, जिसमें उनका जरूरी सामान था। उन्हें देखने के बाद वो लड़का शायद ही किसी और को अपना रोल मॉडल समझ पाए। सादगी भरे रतन टाटा उसके दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। बड़े हम अपने विचारों से बनते हैं, न कि अपने आसपास ऐसा माहौल बनाकर कि हम कितने बड़े हैं। रतन टाटा का 82 साल का जीवन ऐसे किस्सों से भरा हुआ है, जहां उन्होंने हमेशा ही अपनी सरलता और अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया। यही कारण है कि वो अपने देशवासियों के दिलों पर राज करते हैं। बात पिछले साल की है कि जब रतन टाटा ने पहली बार इंस्टाग्राम इस्तेमाल करना शुरू किया। उनके 10 लाख फॉलोअर्स लगभग 3 महीने में ही हो गए। उन्होंने अपनी बचपन की फोटो शेयर करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अद्भुत ऑनलाइन परिवार है। ज्वाइन करते हुए मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पोस्ट पर एक महिला ने रतन टाटा को बधाई हो छोटू कहकर बधाई दी। महिला की आलोचना होने लगी। महिला ने अपना कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन रतन टाटा ने कहा, हम सब में एक छोटा बच्चा होता है। इस चीज के लिए इस महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। लोगों ने उन्हें सम्मान से जो दिया है, उन्होंने हमेशा ही उसे अपनाया है। दरियादिली। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हमला हुआ और ताज होटल उसकी चपेट में आ गया। कई विदेशी पर्यटक मारे गए। एनएसजी कमांडोज और पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन खत्म कर आतंकवादियों को मार गिराया गया। होटल में जितने भी लोग घायल हुए थे, सबका इलाज टाटा ने कराया था। यही नहीं, घायल लोगों का हालचाल लेने के लिए वो स्वयं हॉस्पिटल भी गए थे। होटल के आसपास ठेला लगाने वाले लोगों जो उस हमले से प्रभावित हुए थे, उनमें से कुछ के ठेले टूट गए थे गोलीबारी की वजह से। उन सबको टाटा की तरफ से मदद मिली। क्रॉस फायरिंग में एक ठेले वाले की बच्ची भी घायल हुई थी। उसके शरीर में धंसी गोलियां निकालने का पूरा खर्च टाटा ने उठाया था। साथ ही जितने दिन होटल बंद रहा, उतने दिनों तक होटल के सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रतन टाटा ने 15,000 करोड़ रुपए का दान दिया। दुनिया के अमीरों की बात करें तो बिल गेट्स के पास 86 अरब डॉलर, जबकि वॉरेन बफे के पास लगभग 76 अरब डॉलर की संपत्ति है। लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक रतन टाटा के पास लगभग 130 अरब डॉलर की संपत्ति है। रतन टाटा अपनी कमाई का 65% हिस्सा दान कर देते हैं। उनकी कंपनीज का जो भी प्रॉफिट होता है, वो उसे समाज कल्याण के लिए दान कर देते हैं। ये पैसा उनकी निजी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दर्ज नहीं होता। इसीलिए रतन टाटा की निजी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाती। वे झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में पुस्तकों और कुत्तों से भरे हुए एक बैचलर फ्लैट में रहते हैं। आप अफ्रीका जैसे देशों में और आपके आसपास तथा एशिया के कुछ हिस्सों में घोर गरीबी, भूखे और कुपोषित बच्चों को देखते हैं, और आप अपने आप को देखते हैं जो आराम से सुखपूर्वक जी रहे होते हैं। मुझे लगता है ये कोई बहुत ही असंवेदनशील व्यक्ति होगा जो ये नहीं सोचेगा कि उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। यूनिट इज स्ट्रेंथ। किसी भी कार्य को पूरा करने की समय सीमा होनी चाहिए और वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आनंद आता हो। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मिलकर बड़े बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं। पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या नहीं कर पाए। दुनिया में करोड़ों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबको भिन्न भिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। इन सब के लिए मेहनत करने का तरीका जिम्मेदार है। इसीलिए व्यक्ति को मेहनत करने के तरीके में सुधार करना चाहिए। उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें कि जिन्हें लोग आप पर फेंकते हैं, और उन पत्थरों का उपयोग एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। मैं काम करते हुए कुछ लोगों को ठेस पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी स्थिति में इस रूप में देखा जाना पसंद करता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति कि जिसने किसी भी स्थिति में अपना सबसे अच्छा काम सबको साथ लेकर किया और बिना समझौता किए किया। सिर्फ काम को अहमियत दें। अधिकतर बड़े उद्योगपतियों में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने की बहुत उत्सुकता होती है, क्योंकि उन्हें पैसा और पावर दोनों ही चीजें आकर्षित करती हैं। राजनीति हमारी पावर को थोड़ा और बढ़ाती है, लेकिन रतन टाटा ऐसा नहीं सोचते।
वे कहते हैं, मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पर याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। कोई भी काम सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे करो। अगर वह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो उसे मत करो। जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एक संतुलित और सफल जिंदगी जी जाए। संतुलित जीवन का अर्थ है आपका स्वास्थ्य, लोगों से अच्छे संबंध और मन की शांति। सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सम्मान कमाया जाता है, उसकी डिमांड नहीं की जा सकती। देश के 2 दिग्गज उद्योगपति, अवसर था टाइकॉन मुंबई कार्यक्रम में रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना था। वो अवार्ड देने वाले नारायण मूर्ति थे। नारायण मूर्ति जो 73 साल के हैं, वो जैसे ही स्टेज पर आए उन्होंने 82 साल के रतन टाटा के पैर छुए। सम्मान कमाया जाता है, सम्मान की डिमांड नहीं की जा सकती। जो रतन टाटा ने अपने वर्षों की मेहनत से कमाया है, वो उनकी दुनिया में रहते हुए और उनके जाने के बाद भी हमेशा रहेगा। केवल पैसा और शोहरत कमाना ही काफी नहीं है। सोचिए, जब आपका किसी से ब्रेकअप हो तो उस दिन कंपनी में प्रमोशन कोई मायने नहीं रखता। जब आपकी पीठ में दर्द हो तो कार ड्राइविंग करने में कोई आनंद नहीं आता। जब आपके दिमाग में टेंशन हो तो शॉपिंग करने में भी कोई मजा नहीं आता। ये जीवन आपका है, इसे इतना भी गंभीर मत मनाइए। हम सब इस दुनिया में कुछ पलों के मेहमान हैं, तो जीवन का आनंद लीजिए। उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हम लोग इस दुनिया में केवल एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं जो अपनी वैलिडिटी के बाद समाप्त हो जाएगा। हमारी भी वैलिडिटी है। हम भाग्यशाली रहे तो कम से कम 50 साल तो जिएंगे ही। इन 50 सालों में केवल 2500 सप्ताहांत होते हैं। क्या तब भी हमें केवल काम ही काम करने की जरूरत है? जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। सब कुछ ठीक है। कभी कभी काम से छुट्टी लेना, क्लास बंक करना, किसी परीक्षा में कम मार्क्स लाना या छोटे भाई बहनों से कभी झगड़ना, सब ठीक है, चलता है। जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होंगे तो यही छोटी छोटी बातें हमें हंसाएंगी भी, और कंपनी के प्रमोशन, 24 घंटे लगातार काम, ये सब उस दिन कोई मायने नहीं रखेंगे। हम लोग इंसान हैं, कोई कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद लीजिए।